आने वाले विदेशी यात्री इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारतीय इतिहासकार है ना, एक बार बार आरोप लगता है भारतीय इतिहासकारों पे कि भारतीयों में इतिहास विषयक बोध नहीं था। ठीक है, मतलब जो इंडियन हिस्टोरियन है उनकी अप्रोच हिस्टोरिक नहीं थी, वो 1000-2000 साल से तो नीचे बात ही नहीं करते थे। जैसे पुराण है, अब इस चीज को ऐसे समझना, जैसे पुराण है, पुराणों में कोई सूर्य का वंशज बना हुआ है, कोई चंद्रमा का वंशज बना हुआ है, 5-10 हजार साल से नीचे वो बात ही नहीं करते। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में बात करोगे, प्री मिडाइवल हिस्ट्री में 800 में राजपूत राजवंश आते हैं, सारे के सारे, कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, कोई आबू पर्वत पर यज्ञ से, अग्निकुंड से वशिष्ठ ऋषि ने अग्नि यज्ञ किया, उससे उत्पन्न हुए। तो मतलब इस तरह के, और अभी भी देखते हो भारतीय आदमी बहुत बात नहीं है। ठीक है ना, गप्पे अथाई उससे 3 दिन तक करवा लो चाहे। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, दोबारा हिस्ट्री को बनाते हैं, तो विदेशी इतिहासकार प्लस भारतीय इतिहासकार, इन दोनों के विवरण मिलाते हैं, देखते हैं तो पता लग जाता है। ठीक है, और फिर एक कैटेगरी कोर्ट पोइट या दरबारी इतिहासकारों की थी, उन्होंने कभी सच लिखा ही नहीं, उन्होंने वो लिखा जिससे राजा राजी होता हो। ठीक है, समझ गए? दरबारी कवि लिख सकता है क्या? इसका पेन या कुछ? चलो शुरू करते हैं ना। नीचे मेरे टैब से मैं मंगवा लेता हूँ। हाँ, ये दे दो मुझे। और किसी के पास है कि स्क्रैच कर देगा ये? ठीक। फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया, भारत आने वाले विदेशी यात्री, भारत आने वाले विदेशी यात्री। बार बार एग्जाम में सवाल आता है। सबसे पहला व्यक्ति था मेगस्थनीज। देखो, इस बात की इंपॉर्टेंस ऐसे समझ में आएगी, मौर्यों का इतिहास हमें भले भांति मालूम है। नगर का प्रशासन चलाने के लिए 6 कमेटियां होती थी, 5-5 लोगों की। दास प्रथा थी कि नहीं थी, राजा के प्रति क्या विचार हैं, सारी की सारी बड़ी सारी नौकरशाही थी, तीर्थ थे, अध्यक्ष थे, राजकीय जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा था। स्टेट हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता था। मतलब पहली कोई डायनेस्टी है जिसके बारे में अपने को इतना डिटेल से पता है। उसका कारण एक तो है चाणक्य का अर्थशास्त्र, लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र में ये कमियां हैं, बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं इसको बहुत बाद में लिखा गया है। ठीक है, उसमें बहुत सारी कहानी है। तो उस अर्थशास्त्र को, ये जो मेगस्थनीज का विवरण है, प्लस मेगस्थनीज जो इंडिका किताब में लिख के गया, वो इंडिका तो चली गई क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, 3rd सेंचुरी बीसी की बात है ये। ठीक है, तो इंडिका तो गायब हो गई, लेकिन इसको देख के एरियन, स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन, ये 3-4 जो ग्रीक या यूनानी हिस्टोरियन थे, उन्होंने ऐसे लिखा है अपनी हिस्ट्री में, मेगस्थनीज इंडिका में लिखता है कि, तो इसकी वजह से मौर्य हिस्ट्री दोबारा ठीक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, इसका टाइम था 304 से ऑलमोस्ट 299 बीसी ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में देखो, सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर के बाद कौन आया, उसका उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर जैसे ही मृत्यु होती है, सेल्यूकस था। तो सेल्यूकस का ये राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का
राजदूत था। ही वॉज द एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ सेल्यूकस। प्रसिद्ध पुस्तक लिखी इसने इंडिका। ठीक है, मूल जो इंडिका है, इंडिका तो आज नहीं मिलती अपने को, इंडिका तो नष्ट हो गई है ना, नहीं मिलती। पर इसके विवरण जो है, इससे किसने लिए हैं, इससे विवरण या इसको कोट करते हैं बार बार। इसमें से डिटेल किन किन ने लिए, एरियन ने लिए, एरियन, स्ट्रैबो, पिलनी, प्लूटार्क, और भी काफी सारी थे, जैसे जस्टिन हो गया। वो सारा का सारा बात समझ आ गई क्या, आई क्या, लिखो। एक इंपॉर्टेंट किताब और थी जिससे साउथ इंडिया के और ट्रेड रूट का पता चलता है। ठीक है, जिससे ट्रेड रूट की, या मैंने उसको ये लिखवाया था कि बिजनेसमैन के लिए हैंडबुक है, और जिसका राइटर कौन है उसका ये नहीं पता, कौन सी है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब। नेक्स्ट किताब है सेकंड, थोड़ा सा इसका मेगास्थनीज का विवरण लिख लो, है ना, मेगास्थनीज क्या क्या बता के गए भारतीय समाज। भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटता है, कितनी क्लासेज बताता है, 7 बताता है। भारतीय समाज में 7 वर्ग। देखो, वो विदेशी था, उसको बेचारे को समझ नहीं आया, तब तक जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश हो गया था, जिसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं ना, वर्ण और आश्रम। पर इस बेचारे को वो चीज समझ में नहीं आई, तो उसने क्या किया, यूनान के हिसाब से या ग्रीस के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। 7 वर्ग में क्या क्या बताया, दार्शनिक, फिलोसोफर, किसान, पीजेंट्स, शिकारी या बहेलिये जिसको कहते हैं ना हिंदी में, हंटर्स, शिकारी, बहेलिये, सैनिक, सभासद, पोर्टमैन्स, ओवरसियर, ये निरीक्षक टाइप का है उसने व्यक्ति, ओवरसियर और निरीक्षक, ये सारे उसने भारतीय समाज के 7 वर्ग कर दिए थे। ठीक है, एक बार देखो, जो है ना स्लेवरी सिस्टम है एंशिएंट इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बार बार पूछती है। मौर्य काल में क्या हुआ, दासों को राजकीय कामों में लगाया गया। मैंने बेगार या विष्टि आपको बताई थी ना, उनसे जो राज्य, अब मौर्यन एज में क्या कर रहा था, स्टेट हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा था। देखो कितने समझदार लोग थे। तो उनको क्या करवाता था, जो लोग दास बन जाते थे किसी भी वजह से, तो उनसे राजकीय खेतों में, गवर्नमेंट के जो फार्म होते थे उन पे निशुल्क बेगार करवाई जाती थी। दास थे, पर दासों के साथ भारतीय इतना अच्छा व्यवहार करते थे, तो मेगास्थनीज को पता ही नहीं लगा कि भारत में दास प्रथा है या नहीं। पूरी दुनिया में थी दास प्रथा, थोड़े साल पहले तक थी। ठीक है, ये जो यूरोपियन कंट्री इतने रिच है, इन्होंने अफ्रीकन्स को खूब बेचा है, वहां बाजारों में ले जाके आते थे, भर के ले जाते थे, ले जाके बेच देते थे। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी।
और अगली बात क्या करता है, अगली बात ये करता है, सती प्रथा का वो कहता है, सती प्रथा थी, ये विवरण है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण क्या मिलता है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, गुप्त एज का है, वो ध्यान रखना है ना। चलें, ओवरसियर एक तरीके से जो व्यक्ति, ये समझ लो उसने ये शब्द लिखा है ओवरसियर, है ना। ओवरसियर का मतलब ये समझ लो कि जो कोई चीज को, जैसे ये जो निरीक्षक और ओवरसियर दोनों एक तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो किसी न किसी चीज को सुपरवाइज करते थे। सेकंड इंपॉर्टेंट किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियंसी। लेखक का पता नहीं कौन है इसका, है ना। इरीथ्रियंसी वो अरब सागर को कहता है ना। और ये एक तरीके से पहली वो किताब है जिसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख है, ठीक है ना। तो लिखो, इट्स ए हैंडबुक फॉर बिजनेसमैन ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी। राइटर इज अननोन। It throw light on the trade routes, important ports, and trade between India and वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। लिखो, लेखक अज्ञात व्यापारियों के लिए व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह, एवं भारत व पश्चिमी देशों के मध्य व्यापार का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, ठीक है ना। देखो अब आगे आएंगे ग्रीक हिस्टोरियन से आएंगे। अब तीसरा आएगा टोलेमी। टोलेमी का टाइम है सेकंड सेंचुरी बीसी। इसकी किताब कौन सी है, जियोग्राफी का। अब किताब का नाम, कहाँ का रहने वाला था, ग्रीक ट्रेवलर था। ग्रीक ट्रेवलर था। इसने क्या बताया, इसने भी भारत की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक मार्ग बताए, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक मार्ग। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया एंड ट्रेड रूट्स, ठीक है। देखो अगला आएगा पिलनी। नाम सुना है क्या,
ये भी 2nd सेंचुरी बीसी का था। देखो मैं आपसे एक बात पूछूं कि एंशियंट इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन सबसे अच्छी कब थी, सबसे फ्लोरिस्ट ट्रेड कब था, व्यापार वाणिज्य सबसे उन्नत कब था? पोस्ट मौर्यन एज में था। और पोस्ट मौर्यन एज का अंदाजा कैसे लगाते हैं? पोस्ट मौर्यन एज में कौन कौन लोग, फॉरेन जब इन्वेजन हो रहे थे, इंडो ग्रीक्स आ रहे थे, शक आ रहे थे, पार्थियंस आ रहे थे, कुषाण आ रहे थे। कैसे पता लगता है? ये जो पिलनी है वो तो ज्योग्राफी के लिख के गया, इसने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, और उसमें ये दुख व्यक्त करता है कि ग्रीस का जो पूरा का पूरा सोना है वो भारत में आ जाता है। वो ऐसे लिखता है कि पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा होके भारत में आता है और यहाँ आके दफन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार का भुगतान संतुलन है, वो इंडिया के पक्ष से था, हमारा निर्यात बहुत ज्यादा था। ठीक है ना? इसलिए ये भी यूनानी या ग्रीक था। इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। लिखो। पिलनी अपनी पुस्तक में भारत व यूनान के मध्य होने वाले व्यापार, भारत व यूनान के मध्य होने वाले एक पक्षीय व्यापार का वर्णन करता है, एक पक्षीय व्यापार का वर्णन करता है और बताता है कि इस व्यापार का झुकाव भारत की तरफ था। यूनान से प्रतिवर्ष भारत आने वाले सोने की मात्रा पर दुख व्यक्त करता है। Pliny told about the trade between Greece and India and expressed his sorrow that all the gold from Greece is going to India। बड़े पुराने व्यापारिक भुगतान सोने में होते थे, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पिलनी के बाद में अगला व्यक्ति आता है, इसी स्ट्रेबो। स्ट्रेबो का भी यही टाइम था। और आप मौर्य इतिहास पढ़ोगे ना तो बार बार ये नाम आएंगे, जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन, पिलनी, स्ट्रेबो। जैसे प्लूटार्क ये कहता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेके पूरे भारत को रौंद दिया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 6 लाख की सेना थी। 6 लाख की सेना कब होगी? जब व्यापार वाणिज्य बहुत जोरदार होगा। ऐसे ही मेंटेन होती है क्या, है ना। आज भी ऑलमोस्ट भारत की जो थल सेना है, थल सेना में लगभग 10 लाख सैनिक है। ठीक है, और जो मौर्यन एम्पायर था वो इतना बड़ा था, उतना तो मुगलों का ही नहीं था। आज का आधा अफगानिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान, डीप साउथ को छोड़ के आज के बांग्लादेश तक उनका कब्जा था। वो इसी वजह से था, और वो सारी डिटेल्स ये लोग बता के जाते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रेबो की 2 बात इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नहीं कुछ नहीं लिख के गया। एक तो वो ये कहता है कि मौर्य काल में नाव निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। ठीक है,
अब नाव बना के राज्य क्या करता था, नावों से जैसे व्यापार होता था, क्योंकि उस समय जो भारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, इवन इंडस वैली में भी वो नावों से ही जाती थी, ठीक है ना। तो लिखो, मौर्य काल में नाव व्यापार पर राज्य का एक अधिकार। मौर्य काल में नाव निर्माण पर राज्य का एकाधिकार। मोनोपोली ऑफ द स्टेट इन शिप बिल्डिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कहता है कि राज्य जो शिल्पी हैं, जो मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं या कोई ना कोई स्मिथ का काम करते हैं, उनको राज्य इतना प्रोटेक्ट करता था कि अगर आपने किसी मिस्त्री को कोई नुकसान कर दिया तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा। तो लिखो एक लाइन, शिल्पियों के राज्य शिल्पियों को संरक्षण देता था, राज्य शिल्पियों को संरक्षण देता था और उनके विरुद्ध किए गए अपराध के लिए कठोर दंड देता था। ठीक है, स्टेट वाज वेरी प्रोटेक्टिव टू आर्टिसंस any crime against them was taken seriously by the state। देखो, ये बात लिखाने का क्या मतलब हुआ, ये बात क्यों इंपॉर्टेंट हुई? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हुई, जो स्टेट ऐसे लोगों की इंपॉर्टेंस समझता है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यही हुआ कि जो ट्रेड और कॉमर्स था प्लस जो शिल्प वाली गतिविधियां थी, आर्ट्स एंड आर्टिसन वाली, वो एकदम बूम पर थी। और इसी बूम का नतीजा देखोगे, जो एक पृष्ठभूमि ये तैयार हुई मौर्य युग में अच्छे व्यापार और वाणिज्य की, और ये प्रॉपर कब ठीक हो जाएगी, पोस्ट मौर्यन एज में। और इस टाइम में आप देखोगे नए नए नगर आएंगे भारत में, ठीक है, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है ना। अब अगला इंपॉर्टेंट है फायान। देखो, फायान किसके दरबार में आया था? गुप्त एज में आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में, हाँ सेकंड मान लो, चंद्रगुप्त के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री, चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में आया था। इसका टाइम है 414 से 399 बीसी, एडी। सॉरी है ना, सेकंड के टाइम में आया था, सेकंड के टाइम। ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम आया था 380 से चंद्रगुप्त का टाइम शुरू होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का।
समुद्रगुप्त के बाद 1 साल तक रामगुप्त रहा, 380 से इसका टाइम शुरू हो। देखो ये 2-3 चीजें लिख के गया है। एक तो ये लिखता है कि था तो चीनी यात्री, आके अपना विवरण इसने यहां से लिख दिया। आया किस लिए था? महायान बोध के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कहता है जो व्यापार वाणिज्य वो कोड़ियों के माध्यम से होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कोड़ियां समझते हो ना? कोड़ी समझते हो क्या? क्या होते हैं? वो छोटा शंख होता है ना, छोटे शंख जैसी जो समुद्र किनारे मिलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के गायब हैं। सिक्के गायब हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेड का डिक्लाइन हो रहा था, व्यापार वाणिज्य का पतन हो रहा था। ठीक है, और ये बात सही भी है। अब मौर्यन एज को क्लासिक, गुप्त एज को क्लासिक एज कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल कहते हैं ना, लेकिन व्यापार वाणिज्य का पतन हो रहा था फिर भी। ठीक है, लिखो चीनी बौद्ध यात्री महायान बौद्ध धर्म के, महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने भारत आया। ठीक है, ये लिखता है व्यापार वाणिज्य कोड़ियों के माध्यम से हो रहा था। ठीक है, एक लिखो गुप्तकालीन आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन करता है। गुप्तकालीन आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का वर्णन करता है। 15-16 साल भारत में रहा तो बहुत लंबा टाइम हो गया इसका, है। अगला इंपॉर्टेंट यात्री है हिनसांग। इनको याद कैसे रखते हो? सीक्वेंस कैसे याद रखते हो? चलो पढ़ लो, बताऊंगा। अगला इंपॉर्टेंट है हिनसांग। ये आया था हर्षवर्धन के समय। ठीक है, इसका टाइम है 629 से लेके, ये भी ऑलमोस्ट 14-15 साल रहा था। ठीक है ना, दोनों ही, वो भी फायान भी 14-15 साल भारत में रहा, ये भी 14-15 साल भारत में। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया। क्या कहता है ये? हर्षवर्धन का क्या नाम लेता है? शिलादित्य। ठीक है, हर्षवर्धन को ये शिलादित्य कहता है। इसको है ना तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? एक तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आया। ठीक है, हर्षवर्धन लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है नॉर्थ इंडिया का। उसके बाद तो अरब इन्वेजन शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर विखंडन का काल आ गया था, सारा सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो गई थी।
हर्षवर्धन के बाद में। हर्षवर्धन ने क्या किया, इसको अपने दरबार में रखा और इसी के अंडर में महायान बौद्ध धर्म की उसने, जैसे महायान बौद्ध धर्म की ओर उसका झुकाव बढ़ा, प्लस उसने एक धार्मिक आयोजन किया था कन्नौज में, जिसका चीफ इसको बना दिया चीफ। तो जो और लोग थे उन्होंने विरोध किया, उस पंडाल को जला दिया। ये लंबे टाइम तक भारत रहा था। ये एक एक चीज के बारे में डिटेल से लिखता है। 2 बार इसको बेचारे को भारतीयों ने लूट लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं थे। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा कब नहीं होती है, जब सामंतवाद के दौर में नहीं होती है, जब व्यापार वाणिज्य से किसी को कुछ मिल नहीं रहा हो, तो कौन फिर व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करेगा। अभी भी ये चीज मैं बता देता हूं, हाईवे पे लूट या डकैती अब भी होती है ना, तो उसकी सजा इतनी खतरनाक है, जमानत नहीं होती। जैसे पुलिस को किसी को टिकाना हो ना, बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है डकैती की योजना बनाते हुए युवक गिरफ्तार, तो वो युवक फिर जेल में ही मिलते हैं। तो वो किस लिए, क्योंकि फिर अगर हाईवे ही सेफ नहीं है तो फिर क्या सेफ रहेगा। ठीक है, तो लिखो, हर्षवर्धन के दरबार में और पुस्तक का नाम है, इसने जाके लिखी पुस्तक, समझदार आदमी था, यहां से जाके सीयू की, चाइनीज में है तो नाम ऐसा ही होगा, सीयू की। इसको कहते हैं तीर्थयात्रियों का राजकुमार। मार्को पोलो को भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं। तीर्थयात्रियों का राजकुमार। देखो, हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन अध्ययन करने आया था। ये महायान बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने आया था। महायान बौद्ध आया कहाँ था, धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने नालंदा आया था ये। हाँ, नालंदा महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी थी नालंदा। बख्तियार खिलजी आगे आएगा, वो जला देगा। ठीक है, 1290-96 के आसपास बख्तियार खिलजी इसको, नालंदा यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, आज भी उसके अवशेष पड़े हैं, बहुत बड़े। कहते हैं लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि 3 महीने तक जलती रही, क्योंकि हस्तलिखित जो पांडुलिपियां जिनको बोलते हैं ना, जो कोई ना कोई जो इनिशियल कागज था या पत्तों पे लिखी हुई, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। फिर सरकार ने 2014-15 से उसको फिर से शुरू किया, नालंदा को, बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था, जो पाल रूलर थे ना बंगाल के, ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट वाले, उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगला चाइनीज ट्रेवलर आएगा इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग आया था 1671 में, 671 में। चाइनीज यात्री जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने भारत आया था, सातवीं शताब्दी के भारत की स्थिति का वर्णन करता है।
आगे कौन आएंगे, आगे अब अरब ट्रेवलर शुरू हो जाएंगे। एक तो इब्न खुर्दादव आएगा, और कौन आएगा, अल मसूदी आएगा, ठीक है, फिर सुलेमान आ जाएगा। बहुत सारे फैक्ट हो तो कैसे याद करते हो? रट्टा कैसे याद रहता है? वो राजदूत थे, हिस्टोरियन नहीं थे। कैसे याद करते हो? कोई तो तरीका होगा। जैसे बहुत सारे हो ना, जैसे इंसान तो ऐसे है से है, एच से एच, हर्षवर्धन के, तो फिर फाइयान वाला पंगा वो खत्म हो जाएगा। एक तरीका तो ये, एक पहले पहले शब्द याद कर लो, एक चीज को एक सीक्वेंस में लिख लो। जैसे राजस्थान की पीक से लेंथ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो गुरु सीकर है, फिर शेर है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ है। तो पहला पहला शब्द अगर आपने याद कर लिया, जैसे मेरा जो तरीका है, मैं पहला पहला शब्द याद कर लेता हूँ, फिर भूलते नहीं है। कभी ग्रेजुएशन में याद किया था, वो अजीब सा शब्द बनता है, वो हमेशा याद रहता है। एक तरीका तो ये, एक एनसीईआरटी में है ना, जैसे एनसीईआरटी बताती है जो सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह, क्या 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 ट्रिक है? प्लेनेट डिसेंडिंग ऑर्डर इन डिस्टेंस टू द सन, क्या है? माई वेरी इफिशियंट मदर। आगे कभी पढ़ो तो पता लगे ना, आगे ऐसे देखो, 11th to 11th की, 6th की, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये हो जाएगा मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, और ये पहला मरकरी है, बुध है सबसे नजदीक, मरकरी है, ठीक है भाई। ये याद रखना पड़ेगा भी मरकरी का कौन सा है, मार्स का कौन सा है। अब इतना तो पढ़ते हो तो बुध सबसे क्लियर दिखाई देता है, सबसे नजदीक है। तो इस तरीके से कोई भी या तो सार्थक शब्द बना लो, या पहला पहला वो याद कर लो, ठीक है। अब मैं तो ऐसे याद करता था, इतने दिन ट्रिक बताई नहीं, बट अब एग्जाम देनी है तो ट्रिक यही है, वो जो शब्द बनता है वो आदमी जीवन भर नहीं भूलता, ठीक है। बहुत सारी चीजों के जैसे, खूब सारी चीजों के ऐसे, खूब सारी। और तो फैक्ट कैसे याद होंगे, इसी तरीके से याद होंगे, ठीक है ना। लो, इकोनॉमिक्स कैसी चल रही है?